परमाणु बम पड़ने के बाद भी जो देश उठकर खड़ा हुआ और दुनिया को जिसने बुलेट ट्रेन, क्यूआर कोड और बहुत सी चीजें दी, बात करेंगे जापानीज टेक्नोलॉजी और इसके विकास की पूरी कहानी की। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। एक देश कैसे बार बार बर्बाद होने के बाद इतना विकास कर सकता है कि वो दुनिया को एक के बाद एक नए आविष्कार दे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दे। 1650 से 1850 तक यानी 200 साल तक जापान का कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। पूरा देश अलग थलग था। ये शोगुन काल था जब पूरे देश में लोकतंत्र की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। यहाँ क्षेत्रों के हिसाब से पूरे देश में जागीरदारों का बोलबाला था। पुनर्स्थापना के बाद मेइजी काल में जापान में प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ और जापान के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जापान के लिए जो सबसे बेहतर बात थी वो ये थी कि यहाँ के लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। यही वजह रही कि जापान अपनी खुद की एक ऐसी सेना खड़ी कर पाया जिसने रूस से लेकर चीन तक को युद्ध में हराया। जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इसका प्रदर्शन जापान ने पहले विश्व युद्ध में दिखाया और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब जापान का अति विश्वास ही उनके लिए काल बन गया। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। जापान के लिए यह हमला उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। इसका नतीजा यह रहा कि अमेरिका ने जापान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। जापान पर 2 परमाणु बम बरसाए गए। इन 2 हमलों में जापान के 3 लाख लोग मारे गए। आखिरकार 14 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। बमबारी के कारण हर तरफ तबाही का मंजर झेल रहा जापान पूरी तरह से टूट चुका था। परमाणु हमले के बाद 4 से 5 साल तक जापान के लोग बस सांस लेने भर जिंदा थे। हर किसी के अंदर डर था, लेकिन जापान उनमें से नहीं था जो बीती बर्बादी पर रोता। इससे बेहतर इस देश ने आगे बढ़ना चुना। जिस अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, वही इस देश की मदद के लिए भी आगे आया। अमेरिका पूंजीवादी देश था और एशिया में उसकी साम्यवादी चीन और कम्युनिस्ट देश रूस से बन नहीं रही थी। जापान ने इस मौके का फायदा उठाया और अमेरिका को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। अमेरिका भी जापान से दोस्ती के लिए माना, मगर अपनी कुछ शर्तों के साथ, जिसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि जापान अपनी कोई सेना नहीं बनाएगा। उसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका का होगा। हर तरफ से बर्बादी की मार झेल रहे जापान के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके दम पर वो अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर सके। इससे पहले आइसुजू, निसान, टोयोटा जैसी जापान की मोटर कंपनियां आर्मी के लिए वाहन तैयार करती थीं, लेकिन जब देश के पास कोई आर्मी नहीं रही तो इन्होंने कमर्शियल वाहन बनाने शुरू कर दिए। जापान की नामी कंपनी सोनी उस समय तक सेना के लिए दूरबीन बनाया करती थी, लेकिन उसने अब कैमरा बनाने शुरू कर दिए। जापान के अधिकांश लोग जो नियमों का पालन करने वाली आर्मी से आए थे, वे सब बिजनेस का हिस्सा बन गए। इस तरह जापान को दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लेबर मिले। जनता का विश्वास फिर से मजबूत किया गया और उन्हें यह फैसला करने को कहा गया कि चाहे जो हो जाए, उन्हें अपने स्वदेशी उत्पाद ही इस्तेमाल में लाने हैं। 1970 के दशक तक जापान जीएनपी के मुकाबले में अमेरिका और सोवियत संघ के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका था। 1980 तक जापान के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व बाजार का 80% हिस्सा था और मेड इन जापान एक विश्वसनीय प्रतीक बन चुका था। वे दुनिया में ऑटोमोबाइल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भी बन गए थे। अमेरिका ने जापान की सफलता को एक खतरे के रूप में देखा, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए संरक्षित टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध लागू कर दिए गए। जापानियों ने पश्चिम में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय निवेश करना शुरू किया। उनके निवेशों में ब्राजील में कॉफी फार्म, न्यूजीलैंड में फैक्ट्रियां और यूके में ऑटोमोबाइल प्लांट शामिल थे। इसी समय जापान ने दुनिया को वीडियो गेम की लत भी लगा दी। इसके साथ ही जापान ने दुनिया को कुछ ऐसी चीजें दी जो लोगों की आदत में शामिल हो गईं। इनमें कार नेविगेशन, क्यूआर कोड, बुलेट ट्रेन, इमोजी, सेल्फी स्टिक आदि शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।